नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेके आया है। तो बड़ी खुशखबरी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज 1 जून 2026 हो चुका है, तो दैनिक भास्कर के संस्करण में आज जेवेनल भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। तो उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि न्यूज़ क्या आई है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे कि वामिका अकेडमी द्वारा जो आपका जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 है, उसके रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया जा रहा है। उस बैच की क्या विशेषताएं हैं, कितनी क्लासें अब तक कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन कौन सी है, कब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और कोर्स की क्या क्या विशेषताएं रहेगी, उसके बाद में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और अवश्य करें, ताकि आपको एनर्जी डिपार्टमेंट की जो बहु अवेटेड यानी बहुप्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा है उसका इंतजार आप सभी को हो रहा है, तो वो जल्दी आपके सामने पूरा होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इसमें। आज की न्यूज़ है, सोमवार 1 जून 2026 की है। ऊर्जा विभाग की न्यूज़ है, 2005 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन इसी माह बोले तो जून 2026, पहले जुलाई था, लेकिन इसका जो विज्ञापन है वो बिजली बोर्ड या बिजली विभाग द्वारा इसी माह जून माह में ही जारी करने का इनका प्रयास है। ठीक है, तो जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें आगे बता रखा है कि 869 जयन यानी कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा 371 जूनियर अकाउंटेंट, तो आपका जो महत्वपूर्ण है ये 371 पद है जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती होगी। और इसके अलावा 765 क्या है, 765 कमर्शियल असिस्टेंट के पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल वैकेंसी आपकी 2005 की आएगी, जिसमें से 371 पोस्ट सॉरी 371 पोस्ट आपकी जूनियर अकाउंटेंट की है। इसमें क्या बता रखा है कि राज्य की 5 विद्युत कंपनियों में 2005 पदों पर जून माह में भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा। भर्ती के माध्यम से तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों श्रेणियों को रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो आपकी जो वैकेंसी है वो गैर तकनीकी है, नॉन टेक्निकल है। सबसे अधिक पद है 869 एंड 869 कनिष्ठ अभियंता जयन के होंगे। 371 पद कनिष्ठ लेखाकार एंड जूनियर अकाउंटेंट के होंगे, और इसके अलावा 765 पद कनिष्ठ वाणिज्यिक सहायक एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह भर्ती जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के साथ राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम यानी राजस्थान RVPNL और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम यानी RRVUNL में की जाएगी। इन 5 विद्युत कंपनियों में भर्ती की जाएगी। और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते कार्यभार, नई परियोजनाओं और सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के कारण लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की मांग उठ रही थी। इस भर्ती को विभाग की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक माना जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए, आप इंतजार कर रहे थे। एन फरवरी 2026 से आप इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो अभी ये फाइनल हो चुका है कि जो विज्ञापन जारी करने की प्रोसेस है वो जून माह में जारी कर दी जाएगी, और जिस एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना प्रस्तावित था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, और जो आपकी भर्ती परीक्षा है वो अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो आपको आज से अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखना है। अब इसमें बात करते हैं कोर्स की क्या क्या विशेषताएं रहेगी। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं कि ये कोर्स आपको वामिका अकेडमी यानी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लगभग डेली क्लासें मिलती रहेगी, और पूरा संपूर्ण कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेज वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑलरेडी मैंने अकाउंटेंसी की 44-45 क्लासें में कंप्लीट करवा चुका हूँ, और इसके अलावा ऑडिट की 21 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें आपके ऑडिट में लगभग 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और रिमेनिंग आपके 5-7 चैप्टर हो रहा है, तो उनको जल्द ही 8-9 जून तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी अकाउंटेंसी और ऑडिट वाला जो पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये क्लासें आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, वामिका अकेडमी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको अकाउंटेंसी क्लासेस चाहिए तो वहाँ पे जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको ऑडिट की क्लासेस चाहिए तो जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, ये 8 जून 7-8 जून के लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे कॉस्टिंग है, FM है, एडवांस अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, GST है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है आपका पार्ट ए का एंड कॉमर्स पोर्शन का, तो वो भी आपको नेक्स्ट जुलाई तक कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, एंड 1.5 माह में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा मैं। 31 जुलाई आप लास्ट मैक्स टू मैक्स कट ऑफ डेट मान सकते हैं। तो ये क्लासें भी आपको जैसे एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई उसी तरीके से, जैसे
आपका इनकम टैक्स का बनाएंगे क्लास, तो जेविनल जूनियर अकाउंटेंट इनकम टैक्स क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी, यानी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोर्स है वो 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करवा दूंगा। और जिसमें कोर्स की विशेषता, जैसे कि मैं बार बार अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस वसूल नहीं किया जाएगा। और इस कोर्स में आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेगी, यानी उसमें जो पीडीएफ की विशेषता रहेगी बाईलिंगुअल रहेगी, आपका हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ रहेगी। और साथ में आपका जो भी चैप्टर है उसका एमसीक्यूज रहेगा, एंड बाईलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी, डाउट क्लासेज रहेगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं दूंगा एग्जाम से 20-25 दिन पहले, तो आपकी जो भी तैयारी है उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो के या मैं जो भी जेविनल जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग जो भी क्लासेस है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर रहा हूँ। तो इसी वीडियो में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रहा हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल को सर्वप्रथम ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और या इसके अलावा आप जो यूट्यूब चैनल है उसका जो होम पेज है वहाँ पे भी लिंक डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना है। और साथ में आपको एक छोटा सा काम करना है, वामिका अकेडमी को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे, यानी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि आपका जो वैकेंसी है जून 2026 में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। और इसका जो पार्ट ए पोर्शन है कॉमर्स का वो मैं 60% जिसमें जो आपको वेटेज है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। और आपकी क्लास से 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करवा दी जाएगी, जिसमें लगभग 200 प्लस वीडियो रहेंगे। और पीडीएफ आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, बाईलिंगुअल रहेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, डाउट क्लासेज रहेगी। इसके अलावा आपका एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो जो भी है सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। अब इसको आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले यानी ऑडिट चल रहा है आपका, तो ऑडिट में 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नया चैप्टर रहेगा आपका ऑडिटर। ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, तो अंकेशक होता है, अंकेशक क्या होता है, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, और जो कंपनी एक्ट 1956 जो पुराना एक्ट था, और इसके अलावा जो आपका नया एक्ट 2013 वाला है उसमें कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका कंपनी ऑडिटर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 चैप्टर आपके, कंपनी ऑडिटर फर्स्ट और कंपनी ऑडिटर सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चैप्टर में बात करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, फिर रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, क्वालिफिकेशन एन ऑडिटर, लिमिटेशन ऑन ऑडिटरशिप, रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर और स्टेटस ऑफ एन ऑडिटर, फिर लास्ट में समरी देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका कंपनी एक्ट है, कौन सा है, कंपनी एक्ट, इससे पहले 1956 था और बाद में इसमें अमेंडमेंट होते रहे थे। और जो आपका कंपनी एक्ट है 2013, कंपनी एक्ट 2013 वो इसके 1956 को खत्म करके नया लागू किया जा चुका है, या 2013 लागू किया जा चुका है। तो इसमें मोस्टली जो सेक्शंस है आपकी, यानी सेक्शन में आपका 2013 को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कई सेक्शन ऐसे हैं एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एंड पहले कौन सी धारा आती है, हालांकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी आपको एक मुख्य रूप से ध्यान रखना है 1956 में जो भी सेक्शन थी, यानी कौन कौन सी धाराएं रिप्लेस की गई है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने से पहले अपन जो कंपनी एक्ट 2013 की धाराएं हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, यह अच्छी तरह से देखना, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका 100% आएगा, यानी 100% 1-2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब इसको देखते हैं। एंड बायलैंग्वेज आपके नोट्स हैं, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ आपको। तो कंपनी एक्ट 2013 मेजर सेक्शंस इन ऑडिट या डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो भी ऑडिट और डायरेक्टर निदेशक है उनके लिए कौन कौन सी धाराएं कंपनी एक्ट में लागू होती है। तो फर्स्ट हिंदी एंड इंग्लिश में है, पहले इंग्लिश में बात करेंगे फिर हिंदी में करेंगे। तो 128 वाली धारा देखेंगे पहले, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा जो भी पुस्तकें रखी जाती है उसके लिए कौन सी, कंपनी एक्ट 2013, मैंने कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये धाराएं आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो 128 नंबर की जो सेक्शन है आपका, यानी टोटल इसमें 470 धाराएं हैं आपकी, क्या है 470 धाराएं कंपनी एक्ट 2013 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 128 नंबर की जो सेक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी के लिए निर्धारित किया गया है इस धारा में। 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रखा है, ध्यान रखना अच्छी तरह से धाराओं को।
129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रखा है। 129A में पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बता रखा है। 130 में आपका री ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स, यानी 130 में जो अकाउंट्स है वो ट्रिब्यूनल या कोर्ट के आदेश से जो पुनः ओपन किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। 131 में वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में बता रखा है। 132 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में बता रखा है। 133 सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है। फिर देखते हैं 134 नंबर का सेक्शन देखते हैं। तो 134 नंबर का जो सेक्शन है ये भी महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड्स रिपोर्ट एक्सेट्रा के बारे में है। 135 वाला सेक्शन में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो CSR होती है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी धारा है, ये क्वेश्चन लगभग आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 135 नंबर की धारा होती है, यानी धारा सेक्शन 135 में बता रखा है CSR के रिगार्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी को पिछले 3 वर्षों के औसत आधार का जो लाभ होता है, यानी पिछले 3 वित्तीय वर्षों का जो औसत लाभ होता है उसका 2% प्रत्येक कंपनी को CSR में देना अनिवार्य होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 137 है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फिल्ड विथ रजिस्ट्रार। 138 है इंटरनल ऑडिट चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में है, यानी जो आपका ऑडिट के रिगार्डिंग जो चैप्टर आएगा उसमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बता रखा है। 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब ये ध्यान रखना है, एंड जो ऑडिटर है, अब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ऑडिट के रिगार्डिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो 139 नंबर की जो आपकी सेक्शन है वो ऑडिटर की नियुक्ति से संबंधित है। किससे है? अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के तहत की जाती है, सेक्शन 139 यानी 139 के तहत ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। 140 में धारा 140 में बात करें तो रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस के बारे में बता रखा है। 141 में उसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बता रखा है। 142 में रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बता रखा है, यानी जो धारा 142 है उसमें ऑडिटर का जो पारिश्रमिक है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे नियुक्ति और पारिश्रमिक में से क्वेश्चन आने की काफी संभावना है। 143 को देखें इस धारा को, तो 143 में बता रखा है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है। 144 में ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज रेंडर कर सकता है उसके बारे में बता रखा है। 145 में बता रखा है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, यानी 145 में जो ऑडिट रिपोर्ट उसके द्वारा बनाई जाती है उस पर हस्ताक्षर करने के बारे में बता रखा है। 146 में ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग, यानी जो ऑडिटर है वो सामान्य सभा होती है उसमें उसको किस प्रकार से अटेंड कर सकता है उसके बारे में बता रखा है। 147 में पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी कंट्रावेंशन के रिगार्डिंग ऑडिटर को जो पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, वो धारा 147 में बता रखा है। 148 में 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जो धाराएं हैं उनकी यहाँ पे बात कर चुके हैं, यानी 128 से लेके 148 तक, यानी 21 आपकी सेक्शन है। 21 सेक्शन को ज़्यादा नहीं होते, तो आपको इन 21 सेक्शंस को ऑडिट के रिगार्डिंग है अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा आपका। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देख चुके हैं, अब हिंदी देख लेते हैं इनका। तो 128 में कंपनी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें हैं। 129 में वित्तीय विवरण है। 129 का में आवधिक वित्तीय परिणाम है। 130 में न्यायाधीकरण के आदेश पर खातों का पुनः खोलना है। 131 में वित्तीय विवरणों में बोर्ड की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन करना है। 132 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन किया जाता है। 133 में केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन मानक निर्धारित किए जाते हैं और इसके लिए 134 में वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट आदि होती है। 135 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, CSR होता है। 2% 3 वित्तीय वर्षों के आधार जो भी लाभ होता है औसत लाभ उसका 2% CSR जमा कराना होता है कंपनियों को। 136 में लेखा परिषद वित्तीय विवरणों की प्राप्तियां प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार होता है। 137 में वित्तीय विवरण की प्राप्ति रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होता है। और यहाँ पे 138 के बारे में बात करें, सेक्शन 138 में आंतरिक लेखा परीक्षा अध्याय 10 लेखा परीक्षा के बारे में बता रखा है। 139 में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति है। 139 में यह महत्वपूर्ण है, तो 139 में लेखा परीक्षक नियुक्ति की जाती है। 140 में लेखा परीक्षक को हटाना, उसका त्याग पत्र देना और विशेष सूचना दी जाती है। अगर वो गलत कार्य करता है तो उसको हटाया जा सकता है समय से पहले। 141 में लेखा परीक्षकों की पात्रता योग्यता अपात्रता है, यानी योग्यता 141 में है। 142 में लेखा परीक्षकों में पारिश्रमिक है, यानी उसका जो वेजेस सैलरी हो पारिश्रमिक क्या होगा 142 में शो कर रखा है। 143 में लेखा परीक्षकों की शक्तियां कर्तव्य लेखा परीक्षा मानक है। 144 में
जो 144 सेक्शन है उसमें लेखा परीक्षक द्वारा कुछ सेवाएं न देना है, यानी कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो प्रतिबंधित होती है वो नहीं दे सकता है। इसके अलावा 145 में लेखा परीक्षकों यानी 145 में लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर किया जाता है, यानी जो रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की जाती है उस पर जो हस्ताक्षर करेगा तो सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग वो हस्ताक्षर करेगा। 146 सेक्शन है उसमें लेखा परीक्षक द्वारा आम बैठक में उपस्थिति होना, किस प्रकार से उपस्थित होगा सामान्य सभा में, वो बता रखा है कि 147 में उल्लंघन के लिए दंड है। और 148 में केंद्र सरकार द्वारा कुछ कंपनियों के संबंध में लागत मदों की लेखा परीक्षा निर्देश करना है। तो ये जो सेक्शन दे आपके 128 से लेकर 148 तक यानी 21 सेक्शन दिए गए हैं, उनका बायलैंग्वेज यानी इंग्लिश एंड हिंदी में बात कर चुके हैं। तो ये धाराएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया आपके ऑडिट के रिगार्डिंग, जो सेक्शन आपके ऑडिट के रिगार्डिंग जो मेजर यानी जो मुख्य मुख्य सेक्शन है उसके बारे में बात कर चुके हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है उनका यहाँ डिटेल से बात हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे निदेशकों के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, डायरेक्टर के बारे में। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इसके बारे में जो कंपनी लॉ पढ़ाएंगे यानी कंपनी लॉ में भी हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन कंपनी लॉ आ सकती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो कंपनी लॉ में भी आपके जो मेजर चैप्टर है 5-7 चैप्टर है उनके बारे में बिल्कुल क्लासें लेंगे यानी 10-12 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको आप अपना जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो निदेशकों की नियुक्ति यानी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, निदेशकों की नियुक्ति एवं पात्रता या योग्यता के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में कौन कौन सी मेजर सेक्शंस बताए गए हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, पहले इंग्लिश में देखेंगे, फिर इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे, ठीक है। फिर बाइलिंगुअल आपका जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ इंग्लिश देखेंगे, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहीं हिंदी देखेंगे, और जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी दोनों की पढ़ने की तो वहाँ दोनों देखेंगे। फर्स्ट है आप 149 से स्टार्ट करेंगे यानी 128 से लेकर 148 तक देख चुके हैं, अब 159 से देखेंगे तो 149 से देखेंगे। तो 149 में बता रखा है कि कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 5वां सेक्शन बता रखा है कंपनी टू हैव बोर्ड डायरेक्टर्स के बारे में है। 150 सेक्शन में आपका मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में है। स्वतंत्र निदेशकों के बारे में है। 151 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, जो छोटे शेयरधारक होते हैं यानी सूक्ष्म शेयरधारक होते हैं, जिनका जो वेटेज होता है कंपनी की पूंजी में वो नामात्र का होता है, तो उनके लिए भी एक प्रावधान बना रखा है कि इनकी बातों को सुनने हेतु वो अपनी इच्छा से अपना डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं। 152 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति है। अब ध्यान रखना 152 में धारा 139 में तो बता रखा था ऑडिटर की नियुक्ति, वो धारा 152 में बता रखा है निदेशकों की नियुक्ति, किसकी, निदेशक की नियुक्ति एंड डायरेक्टर्स की नियुक्ति है 152 में, जबकि 139 में ऑडिटर की नियुक्ति है। 153 में एप्लीकेशन फॉर ऑल अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी जो भी इनका DIN नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो बता रखा है। 154 में अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बता रखा है। 155 में प्रोविजन टू ऑब्टेन मोर देन वन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी एक से अधिक जो डायरेक्टर है वो एक से अधिक नंबर जारी नहीं करवा सकता है। 156 में डायरेक्टर इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको सूचित किया जाने के बारे में बता रखा है। 157 में कंपनी टू इन्फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 रजिस्ट्रार। 158 को देखें तो 158 में यहाँ पे 158 में ओब्लिगेशन टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 159 में पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस के बारे में है। 160 में 160 में राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप है। 161 में 161 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर यानी अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति के बारे में बता रखा है। अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर यानी अतिरिक्त या आकस्मिक और इसके अलावा नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति के बारे में 161 में बता रखा है। 162 धारा में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली उसके बारे में है। 163 में ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में है। 164 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में है, यानी उसकी योग्यता के बारे में बता रखा है। 165 में नंबर्स ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बता रखा है। 166 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर यानी 166 में जो डायरेक्टर की ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगी, उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में बता रखा है। 167 में वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर यानी जो उसको छुट्टियां मिलती है या अनुपस्थित रहता है उसके बारे में बता रखा है। 167 में 168 के बारे में बात करें यहाँ पे तो रिजाइनेशन ऑफ डायरेक्टर जो 168 में जो डायरेक्टर है निदेशक है वो किस प्रकार से अपना त्यागपत्र देगा उसके बारे में है। 169 में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स 169 में जो डायरेक्टर है उसको किस प्रकार से सेवा से रिमूव या हटाया जा सकता है।
170 में रजिस्ट्रार ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल एंड देयर शेयर होल्डिंग के बारे में है। 171 यानी 171 में मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट के बारे में है। और 172 में यहाँ पे पेनल्टी के रिगार्डिंग बता रखा है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग बता रखा है? पेनल्टी के रिगार्डिंग बता रखा है। तो 149 से लेके आपका 172 तक देख चुके हैं। एंड इसमें आपका 24 जो मेजर सेक्शन है कितने हैं, यानी जो 24 मेजर सेक्शन है डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग वो देख चुके हैं, इंग्लिश में बात कर चुके हैं। अब हिंदी में इसको देख लेते हैं। तो ये यानी जो आपका 24 से 45-46 टोटल धाराएं आपको याद रखनी है, यानी इसमें ऑडिट वाला जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन धाराओं में से आपके 2-3 क्वेश्चन आने की काफ़ी प्रबल संभावना है। अब इसके हिंदी वर्जन देखते हैं। तो 149 में कंपनी इन 149 में कंपनी में निदेशक मंडल का होना अनिवार्य होता है। 150 में स्वतंत्र निदेशकों के चयन का तरीका और स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबेस का रख रखाव है। 151 में छोटे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक की नियुक्ति के बारे में बता रखा है। 152 में निदेशकों की नियुक्ति। 153 में निदेशक पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन है। 154 में निदेशक पहचान संख्या का आवंटन है। 155 में एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। यानी एक ही डायरेक्टर सिर्फ यानी DIN नंबर जो जारी किया जाता है वो भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यानी कंपनी मामलात विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो एक डायरेक्टर एक से अधिक DIN नंबर प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा 156 में निदेशक द्वारा निदेशक पहचान संख्या की सूचना देना अनिवार्य है। इसके अलावा यानी जो भी DIN नंबर है तो वो सरकार को जो भी DIN नंबर की सूचना देना अनिवार्य होता है डायरेक्टर द्वारा। 157 में कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्या की सूचना देना अनिवार्य है। जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को सूचना देगी। 158 में निदेशक पहचान संख्या दर्शाने का दायित्व है। जो भी कंपनी में कामकाज किए जाते हैं, जो भी सेल होती है उसमें उसका DIN नंबर होना अनिवार्य है। 159 में कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड है। 160 में से निवृत्त निदेशकों के अलावा अन्य व्यक्तियों का निदेशक पद के लिए खड़े होने का अधिकार है। यानी इनका डिटेल से बात जो कंपनी लॉ के बारे में बात करें उसमें डिटेल से करेंगे, यानी आपके 10-12 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यानी उसमें आपके सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। 161 में अतिरिक्त निदेशक वैकल्पिक निदेशक मनोनीत निदेशक की नियुक्ति की जाती है। 162 में निदेशकों की नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत मतदान होता है, यानी डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत मतदान होता है। 163 में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने का विकल्प है, यानी अनुपातिक जो भी शेयर होल्डर है उनका अनुपात रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली करने हेतु निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने का विकल्प होता है। 164 में निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है वो बता रखी है। 165 में निदेशकों की पदों की संख्या के बारे में यहाँ शो कर रखा है। और इसके अलावा 166 में यानी सेक्शन 166 में निदेशकों के कर्तव्य ड्यूटीज या लाइबिलिटीज के बारे में बता रखा है। 167 में निदेशक के पद का रिक्त होना उसके बाद में किस प्रकार से उसको फुलफिल किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। 168 में निदेशकों का त्यागपत्र रिजिग्नेशन उनके द्वारा किस प्रकार से दिया जाता है वो बता रखा है। 169 में निदेशक और डायरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूवल सर्विस से किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में शो कर रखा है। इसके अलावा 170 में निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता नेक्स्ट है सदस्यों का निरीक्षण करने का अधिकार, यानी जो भी सदस्य हैं वो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है, सदस्य हैं, कर्मचारी है, तो जो भी पुस्तकें होती है, अकाउंट्स होते हैं, जो प्रपत्र होते हैं उनका कुछ नॉमिनल फीस या जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग निरीक्षण करने का इनको अधिकार होता है। वो लास्ट में पेनल्टी दे रखी है, अगर ये उल्लंघन करते हैं तो इनको किस प्रकार से दंड दिया जा सकता है वो बता रखा है। ठीक है, तो ये आपका कंपनी एक्ट 2013 का, जब ये 2013 में आपका कंपनी एक्ट लागू हुआ था तो उस समय में उससे पहले आपका 1956 वाला एक्ट प्रचलित था, लेकिन वो एक्ट काफ़ी पुराना हो चुका था। 1956 में उसको लागू किया गया था। बाद में उसमें हर वर्ष जैसे आवश्यकता पड़ती थी अमेंडमेंट करने होते थे। फिर बाद में आवश्यकता पड़ी कि पूरा ही नया कंपनी एक्ट बनाया जाए, जो भी आवश्यक धाराएं हैं उनको रखा जाए और जो बिना आवश्यक धाराएं हैं, ठीक है, उनको रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद में 470 धाराएं बनाई गई थी, तो वो 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट हो चुकी थी, जो अभी तक अनिवार्य रूप से उनको समय समय और आवश्यकता के अनुसार लागू किया जा रहा है। तो आपका लगभग जो कंपनी एक्ट है वो पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है। तो इसमें मोस्टली 90% आपको ध्यान देना है कि कंपनी एक्ट 2013 की जो मेजर सेक्शन कौन कौन सी है उनको याद रखना है। और साथ में एक वैकल्पिक रूप से आपके 1956 वाला जो एक्ट है उसमें ऑडिट के रिगार्डिंग आपका जो अभी चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी धाराएं थी उसको भी आपको एक प्रबली रूप से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, नहीं भी आए, पर आपको आपकी तैयारी ऐसी करनी है, अगर एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको रिप्लाई आसानी से पेपर में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर जो सेक्शंस है उनका डिटेल से बात हो चुका है। अब आपका जो चैप्टर है यहाँ पे यानी कंपनी ऑडिटर्स में 2 चैप्टर है, उसके बारे में देखते हैं।
पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर देखेंगे, फिर रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर है, क्वालिफिकेशन, लिमिटेशन, रेम्युनरेशन और स्टेटस ऑफ एन ऑडिटर और समरी। ठीक है, परिचय, कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति, लेखा परीक्षक का ठहराना, लेखा परीक्षक की योग्यताएं, लेखा परीक्षक की योग्यताएं, लेखा परीक्षक का पद पर सीमाएं, लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक, लेखा परीक्षक की स्थिति और सारांश। ठीक है, तब इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यानी किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति योग्यता, अयोग्यता, बर्खास्तगी और पारिश्रमिक मूलतः संगठन के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यदि लेखा परीक्षक किसी कानून द्वारा शासित है तो कानून के प्रावधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी भी कानून के तहत एकल स्वामित्व, ये महत्वपूर्ण है, यानी किसी भी कानून के तहत एकल स्वामित्व जो सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी एकल व्यक्ति होता है, कंपनी एकल कंपनी यानी एकल स्वामित्व है वाली संस्था के लिए अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाना अनिवार्य नहीं होता है। जो एकल स्वामित्व होता है या साझेदारी होती है, उनको अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। अब उसके फायदे भी होते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ जाए, लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाए, या कोई मुकदमा हो जाए, या कोई अन्य कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, तो वो न्यायालय में अपना वाद आसानी से कर सकते हैं। तो लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य नहीं है। ऐसी संस्थाओं को लेखा परीक्षकों का योग्य पेशेवर लेखाकार होना आवश्यक नहीं है। साझेदारी व्यवसाय के मामले में भारतीय साझेदारी एक्ट 1932 में कोई अनिवार्य लेखा परीक्षा का प्रावधान नहीं है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय में लेखा परीक्षा खातों का निपटान, ऋण लेने आदि में सुविधा प्रदान करती है। कंपनियों को नियंत्रित करने वाला कानून कंपनी खातों की, अब कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी में जो भी कंपनी होती है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है, होता है होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, सभी कंपनियों को ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। तो कंपनियों को नियंत्रित करने वाला जो कानून है कंपनी एक्ट 2013 है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। कंपनियों को नियंत्रित करने वाला कानून कंपनी खातों की अनिवार्य लेखा परीक्षा का प्रावधान करता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा, अब इसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 से 233, यानी 224 से लेकर 233 जो 1956 की धारा आई थी। अभी 2013 की बात कर चुके हैं, तो 1956 की धारा में 224 से लेकर 233 में लेखा परीक्षा संबंधी विशेष प्रावधान है, जबकि इसमें 128 से लेकर 148 तक है। यह धाराएं लेखा परीक्षक की योग्यता, अयोग्यता, नियुक्ति, पुनरुक्ति और प्रकाशित की स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, यानी कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो एवरी कंपनी इवन ये प्राइवेट कंपनी, जहां तक प्राइवेट कंपनी भी हो, कंपनी मस्ट अपॉइंट एन ऑडिटर टू ऑडिट इट्स अकाउंट्स। द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर आर कंटेंट इन सेक्शन 224 ऑफ द कंपनी ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो 224 धारा दे रखी है कंपनी 1956 वाले एक्ट में, और 2013 वाला जो एक्ट है उसमें 139 सेक्शन में ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो दोनों धाराओं को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो प्रत्येक कंपनी, यहाँ तक कि निजी कंपनी को भी अपने खातों को ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर नियुक्त करना अनिवार्य है। ऑडिटर की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में बात चल रही है, 224 में दिए गए हैं, और जबकि 2013 वाला जो एक्ट है उसमें 139 धारा में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम लेखा परीक्षक, धारा 224(5), इसमें 139 है। तो प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, इसमें ज्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। प्रथम लेखा परीक्षक के धारा के अकॉर्डिंग कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 1 माह के भीतर, यानी कंपनी का जो जैसे इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो पंजीकरण की तिथि से 1 माह के भीतर निदेशक मंडल द्वारा प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। 1 माह के भीतर जो निदेशक मंडल होता है उसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इससे प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक प्रथम वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे। जब तक वो प्रथम वार्षिक आम बैठक नहीं होती है तब तक वो बना रहेगा। कभी कभी कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षकों का नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी उसका सीमा नियम और अंतर्नियम होता है, उसमें उल्लिखित होता है। इस प्रकार की लेखा परीक्षकों की नियुक्ति वैध नहीं मानी जाती। इस प्रकार की जो लेखा परीक्षक नियुक्ति है वैध नहीं मानी जाती है। प्रॉपर्ली इनको नियुक्त करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कंपनी अधिनियम ने इसे मान्यता नहीं देता है। प्रथम लेखा परीक्षकों के मामले में अधिनियम के तहत यह आवश्यक शर्त नहीं है कि उन्हें अपनी नियुक्ति के बारे में सूचित किया जाए। इसी प्रकार प्रथम लेखा परीक्षक को रजिस्ट्रार को नियुक्ति की अस्वीकृति या स्वीकृति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुवर्ती लेखा परीक्षक के बारे में बात करेंगे, एंड जो बाद में लेखा परीक्षक नियुक्त की जाती है। तो अनुवर्ती लेखा परीक्षक है, यानी किसी कंपनी के अनुवर्ती लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष शेयर धारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में एक साधारण प्रस्ताव पारित करके की जाती है। यानी जो बाद में नियुक्ति की जाती है ऑडिटर्स की, वो किस प्रकार से की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा वार्षिक आम बैठक में एक साधारण प्रस्ताव, यानी साधारण प्रस्ताव पारित करके नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में उस बैठक के समापन से अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर रहने के लिए एक या अधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगी। और नियुक्ति के 7 दिनों के भीतर प्रत्येक नियुक्त लेखा परीक्षक को इसकी सूचना देगी। नियुक्त लेखा परीक्षक को कंपनी से अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देनी होती है। अगर वो उसको ज्वाइन करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रार को सूचना देगा कब, 30 डेज के भीतर। नेक्स्ट है
यानी केंद्र सरकार की नियुक्ति जो धारा देखी है के अनुसार यदि वार्षिक आम बैठक में किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं होती है तो केंद्र सरकार रिक्त को भरने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। अगर वार्षिक आम बैठक में अगर ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती कोई भी कारण हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो वहाँ पे ऑडिटर की नियुक्ति करेगी। केंद्र सरकार की शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होने के 7 दिनों के भीतर कंपनी इस तथ्य की सूचना क्षेत्रीय निदेशक को देगी, जिसे धारा 437 यानी कंपनी एक्ट 1956 की धारा 437 के तहत ऐसी स्थिति में लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की केंद्र सरकार की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट अगेंस्ट एक कैजुअल वैकेंसी, यानी आकस्मिक जो कारण होता है, आकस्मिक वैकेंसी होती है, खाली रहता है पद, तो उसमें किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है देखते हैं। यदि ऑडिटर की मृत्यु, मानसिक बीमारी हो, दिवालियापन या अन्य अयोग्यता के कारण लेखा परीक्षक का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो उस संबंध में लेखा परीक्षक के पंजीकरण या उसके द्वारा नियुक्ति स्वीकार न करने के कारण उत्पन्न रिक्ति आकस्मिक रिक्ति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी आकस्मिक रिक्ति, कौन सी, मृत्यु, मानसिक बीमारी, दिवालियापन या अन्य योग्यता। और इसके अलावा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, अगर वो स्वीकार नहीं करता है अपॉइंटमेंट को तो उसको आकस्मिक रिक्ति नहीं माना जाता है, विशेष ध्यान रखना, उसको आकस्मिक रिक्ति नहीं माना जाएगा। लेखा परीक्षक अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है शेयरधारकों द्वारा अधिकृत किए जाने पर भी बोर्ड को ऐसी रिक्ति भरने का अधिकार नहीं है। ऐसी रिक्ति शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में भरी जानी चाहिए, यानी इसके रिगार्डिंग आम बैठक होना अनिवार्य होता है। और नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कंपनी अधिनियम 1974 की धारा स्पेशल विशेष प्रस्ताव के द्वारा अगर नियुक्ति की जाती है तो किस प्रकार से की जाएगी। कंपनी एक्ट कंपनी अधिनियम 1974 की धारा 224 है, यानी यहाँ भी संशोधन हुआ था, के अनुसार ऐसी कंपनी के मामले में जिसमें 25% या उससे अधिक अविवेदित शेयर पूंजी है, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति विशेष प्रस्ताव द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है यदि कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करने में विफल रहती है तो यह माना जाएगा कि कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्ति नहीं किया गया था और केंद्र सरकार को नियुक्त करने का अधिकार होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति कर देगी। और नेक्स्ट है कंपलसरी री अपॉइंटमेंट है, तो कंपलसरी री अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो धारा 224(2) के अकॉर्डिंग किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों को छोड़कर स्वतः ही पुनः नियुक्त किया जा जाएगा। कैसे किया जाएगा? जब वह पुनः नियुक्ति के लिए योग्य न हो, इसके अलावा जब वह अनिच्छुक हो कार्य करने के लिए, जब वह पुनः नियुक्ति न करने का प्रस्ताव पारित किया गया हो। इसके अलावा सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक की पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी यदि वह पहले से ही निर्दिष्ट संख्या में कंपनियों में लेखा परीक्षक का पद संभाल रखा है। ठीक है, जो भी संख्या है 20, उससे ज़्यादा अगर वो ऑडिट करता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। और लास्ट में देखते हैं यहाँ तक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट और सर्टेन अदर कंपनीज, यानी जो ऑडिटर की नियुक्ति है गवर्नमेंट द्वारा और सर्टेन अदर कंपनीज द्वारा किस प्रकार से की जाती है। इसमें कंपनी एक्ट 1956 या जो आपका 2013 वाला एक्ट है उसमें 139 धारा है, उसमें ऑडिटर की नियुक्ति होती है। धारा 419 में प्रावधान है, 1900 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सरकारी कंपनी को लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यानी सीएजी के द्वारा की जाएगी। वह इस संबंध में अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी के खातों का पूरक या परीक्षण लेखा परीक्षक करा सकता है। इसके अलावा लेखा परीक्षक को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक या सीएजी को प्रस्तुत करनी चाहिए, जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार होता है, जैसा कि वे उचित समझे। यह रिपोर्ट वार्षिक आम बैठक में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ ही और उसी प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिस प्रकार से सामान्य रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो नेक्स्ट आगे जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा इसमें रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, यानी ऑडिटर को किस प्रकार से हटाया जा सकता है और कौन से कारण होते हैं। फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, उसकी योग्यता क्या है। और फिर नेक्स्ट बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑर्डरशिप के बारे में बात करेंगे, यानी इसकी लिमिटेशन क्या होती है, सीमाएँ क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, यानी पारिश्रमिक कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 2 सेक्शन 142 है, उसमें उसको पारिश्रमिक किस प्रकार से दिया जाएगा। और जो ऑडिटर होता है उसकी कंपनी में क्या स्टेटस होती है, क्या यानी क्या स्थिति होती है, क्या पावर होता है उसका, ठीक है, उसकी क्या गुडविल होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करेंगे, यानी उनका रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव ऑडिटर किस प्रकार से करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कंपनी ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, यानी जो कंपनी का एक तरह से अधिकारी होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कंपनी एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आप इसमें समरी देख लेंगे। और इसके अलावा जो आपकी कंपनी एक्ट 2013 के जो सेक्शन से प्रमुख उनको देख चुके हैं, तो यहाँ पे पुनः बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपका ये कंपनी ऑडिटर वाला फर्स्ट चैप्टर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर को पार्ट 2 में डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहले तो आपकी वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होगा, इसके बैच की क्या विशेषताएं हैं। और इसके अलावा जो आपका चैप्टर है ऑडिट वाला
उसके बारे में बात हो चुकी है, और ये क्लास आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।